नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज का वीडियो दो लोगों के लिए है, दो लोगों का फायदा होने वाला है। सबसे पहला ग्राहक का, और दूसरा जो लोन फाइनेंस कंपनीज हैं वो भी अगर ये वीडियो देख रही हैं तो उनको भी फायदा होगा। क्यों? क्योंकि ग्राहकों के लिए ये जरूरी है कि उनको ये पता रहे कि कैसे फाइनेंस सिलेक्शन करना है, और जो कंपनीज है जो फाइनेंस करती है उनके रिप्रेजेंटेटिव को भी ये जानना चाहिए कि हम लोग सामने वाले का एनालिसिस किस तरीके से करें और उसको कैसे सजेस्ट करें सही। तो इसमें 5 स्टेप मैं बताने वाला हूं। सबसे पहला नीड एनालिसिस है। क्या है? नीड एनालिसिस। आपको नीड ये देखना है कि सच में आपकी कंपनी को जरूरत है, यस और नो। इसके लिए मैं 3 पॉइंट आपको बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट है शॉर्ट टर्म इमरजेंसी या कैश की कमी तो नहीं है। अगर है तो फिर हम लोग को तुरंत पैसे की जरूरत पड़ेगी और वो शॉर्ट टर्म फंडिंग से हम लोग को लेने का जरूरत पड़ेगा। शॉर्ट टर्म फंडिंग का जरूरत कब पड़ सकता है? जब हम लोग रूटीन के पैसे नहीं चुका पा रहे हैं, बिजनेस में क्या हो रहा है, सैलरी टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं, या फिर जिनसे माल खरीद रहे हैं उनको समय पे नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं, और उनको नहीं पेमेंट करेंगे तो वहां से फिर माल नहीं आएगा और हमारा बिजनेस रुक जाएगा और हमारे बिजनेस का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब वो बहुत इमरजेंसी फंड हो गया शॉर्ट टर्म वाला, राइट। दूसरा, अगर लॉन्ग टर्म परचेजेस या फिर हाई वैल्यू परचेजेस करने, चाहे वो हम कोई मशीन खरीद रहे हो या फिर हम लोग को स्टॉकिंग करने की जरूरत पड़ती है, अगर हमारा बिजनेस ऐसा है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सीजनल होता है, या हमारा बिजनेस ऐसा है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग तो साल भर होता है लेकिन स्टॉकिंग सीजनल होता है, तो उस समय हमको पैसे की तुरंत जरूरत पड़ेगी ताकि हम लोग रॉ मटेरियल स्टॉकिंग कर लें और साल भर बनाते चले। तो कहां कहां लगने लगे? एक मशीन के लिए लगने लगा, एक स्टॉक के लिए। मशीन के लिए अगर लगेगा तो लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है, स्टॉक के लिए तो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के अंदर में अगर रिक्वायरमेंट है तो उसको हम लोग 1-1.5 साल के अंदर में है तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म मानेंगे, राइट। इसके अलावा नीड के लिए हमको ये भी देखना पड़ेगा क्या हमारे पास इमरजेंसी फंड है, क्योंकि कोरोना ने हम लोगों को ये बता दिया है कि अगर हमने 6 महीने का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं रखा, पैसे हमारे पास नहीं रखे, अगर हम लोग इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस को पे नहीं कर पाएंगे तो हम लोग डूब सकते हैं। इसका मतलब इमरजेंसीज को भी मैनेज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब नीड एनालिसिस सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, राइट। दूसरा, कितने पीरियड के लिए हम लोग को लेना है ये हमको तय करने की जरूरत है। पीरियड कैसे तय होगा? टाइमलाइन से। अगर आपको लगता है कि ये पैसे की जरूरत मुझे केवल 1 साल के अंदर में है तो हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म है। कितने महीने? 15 महीने की जरूरत है तो आप 20 महीने समझो, 20 महीने की जरूरत है तो 24 महीने समझो, अगर 3 साल की जरूरत है तो 3.5 साल या 4 साल समझ के हम लोग को चलना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी 6 महीने साल भर स्लैक आ सकता है। तो टाइमलाइन एक चेक कर लीजिए कि एग्जैक्टली कितने पीरियड के लिए हमको जरूरत है। आज के सिनारियो में जो हम समझ पा रहे हैं उसमें 10-20% टाइम ऐड कर लीजिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोर्स ऑफ फंड कहां से आएगा, पैसे कहां से आएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे ब्रॉड 2 तरीके हैं पैसे के, एक डेब्ट है और एक इक्विटी है। डेब्ट का मतलब उधारी लेना। उधारी लेना इसका मतलब चाहे मैं बैंक से ले लूं, चाहे अनसिक्योर्ड लोन ले लूं, चाहे सिक्योर्ड लोन ले लूं, या फिर फाइनेंसिंग के जितने भी ऑप्शन है मैं सारे को अगर एक्सप्लोर कर लूंगा तो फिर वो डेब्ट हो जाता है। डेब्ट मतलब बाहर से मैंने लोन लिया जिसके बदले मुझे ब्याज के साथ पैसे वापस करने पड़ेंगे, राइट। वो हो गया डेब्ट। दूसरा हो गया इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग पब्लिक से शेयर कैपिटल के रूप में पैसा लेते हैं या मालिकाना के अगेंस्ट में हम लोग पैसा लेते हैं, इसका मतलब अगर वो पैसा लगाता है तो हमारे बिजनेस में वो भी शेयर होल्डर बन जाता है, मालिक बन जाता है, हिस्सेदार बन जाता है, तो इक्विटी बोलते हैं। इक्विटी में हम लोग को तुरंत कोई पैसा देने की जरूरत नहीं रहती। तो इक्विटी का ऑप्शन तभी आएगा जब हम लोग लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाह रहे हैं, जब हमको बहुत लंबे समय के लिए पैसा चाहिए, जब हमको रोज रोज ब्याज चुकाने का डर नहीं रहना चाहिए, उस समय हम लोग इक्विटी लेंगे। लेकिन अगर हमको ऐसा लगता है कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा है, प्रॉफिटेबल है और हम लोग लंबे समय में अपना बिजनेस का मालिक खुद बनना चाहिए, केवल ये जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है वो एक बार का रिक्वायरमेंट है, इसके कारण किसी को अगर मालिक बना दिए तो हमारे बिजनेस के जो बड़े प्रॉफिट फ्यूचर में आने वाले हैं वो शेयर हो जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप इक्विटी से पैसा मत जुगाड़ करिए, डेब्ट ही देखिए। डेब्ट के ऑप्शंस हम लोग को चेक करने पड़ेंगे, शॉर्ट टर्म ऑप्शन और लॉन्ग टर्म ऑप्शन। शॉर्ट टर्म ऑप्शन में क्या आ जाएगा? ओवरड्राफ्ट आएगा, या फिर विदाउट मॉर्गेज वाले जो लोन होते हैं वो आ जाएंगे, या फिर कैश क्रेडिट लिमिट हो सकता है, या फिर आपके डेटर्स के अगेंस्ट में कोई लिमिट देगा तो वो लिमिट हो सकता है। तो ये सारे शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हो गए। बिल डिस्काउंटिंग भी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के कैटेगरी में आता है। इसके बाद आते हैं लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में क्या होता है? जो भी आप लंबे समय का इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे वो फैक्ट्री में कर रहे हो, शेड में कर रहे हो, बिल्डिंग में कर रहे हो, फर्नीचर में कर रहे हो, मशीनरी में कर रहे हो, या फिर कोई फिक्स नेचर का एक्सपेंसेस जो कि हमारे बिजनेस को लंबे समय तक उसका फायदा मिलने वाला है और वो पैसे हम लोगों को थोड़ा लंबे समय तक चुकाना है, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, तो वो टर्म लोन में आएगा। टर्म लोन के साथ में अनसिक्योर्ड लोन भी अगर आप किसी फ्रेंड से लेना चाहते हो जिसके अगेंस्ट में आप ब्याज देना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। रिलेटिव्स लोन से भी आप पैसे ले सकते हो, लेकिन यहां पर इंटरेस्ट रेट का फर्क आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। जब भी सिक्योर्ड होता है, टर्म लोन होता है सिक्योर्ड, नॉर्मली सिक्योर्ड होता है, उसमें प्राइमरी सिक्योरिटी होती ही होती है, उसमें सेकेंडरी सिक्योरिटी की भी पॉसिबिलिटी रहती है। तो टर्म लोन का एक एनालिसिस करना पड़ेगा कि हम लोगों को क्या क्या वहां पे रखना पड़ रहा है, उसके अगेंस्ट में हमको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, और वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट
कंपेरेटिवली जो जो हमारे पास अवेलेबल है उसके अनुसार हमारे लिए वो सही है या फिर हमारे लिए सही नहीं है। चौथा पॉइंट है रीपेमेंट पॉसिबिलिटी। अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस में आपका मार्जिन क्या आपको पता है, अगर पैसे आएंगे, पैसे आने के बाद में क्या होने वाला है, ये सारी चीज भी आपको असेसमेंट करना पड़ेगा। और बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, ये सारे चीजों को हम लोग को असेसमेंट करना पड़ेगा। और ये करने के लिए आपको क्या करना है, पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरा चेक करिए, पुराने सेल्स को चेक करिए, कंपैरेटिवली सेल्स का मार्जिन क्या आता है ये चेक कर लीजिए, हमारा सेल्स का टर्नओवर कितना है और टर्नओवर का इंक्रीजिंग ट्रेंड क्या है ये चेक कर लीजिए, हमारा मार्केट कितना बड़ा है ये चेक कर लीजिए, हम लोग कितने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं चेक कर लीजिए, नए इन्वेस्टमेंट या नया फंडिंग के बाद में हमारा सेल्स कितना बढ़ेगा, उससे हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट के अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट है वो हम लोग समय पे चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। इस तरीके से इस सोच के साथ में आपको कैलकुलेशन करना है, तब जाकर आपका लोन लेना सार्थक हो पाएगा, राइट। लास्ट फिफ्थ पॉइंट बता रहा हूं, जो बजटिंग और प्लानिंग है ये आपको पहले करना पड़ेगा। जैसे सीएमए डेटा बैंक मांगती है कि सीएमए डेटा बना कर दो, तो फिर आप क्या करते हो, सीए के पास जाते हो या फिर अपने कंसल्टेंट के पास जाते हो, वो सीएमए डेटा बनाता है, दे देता है, बैंक में जमा कर देते हो, बैंक लोन दे देता है। बिजनेस के मालिक हो आपको ध्यान रखना चाहिए कि पूरा सिस्टम समझो, कब तक चुकाना है, कितना चुकाना है, इंस्टॉलमेंट कितना बनेगा, मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, मैं कैसे दे पाऊंगा, ये सारी चीजों का प्लानिंग चार्ट बना लो, बजटिंग चार्ट बना लो। वो बजटिंग एक्चुअल में आप चेक करो, उसके बाद में सीएमए डेटा में अपने कंसल्टेंट को बोल के डलवाओ। लेकिन पहले बजटिंग खुद करो, पहले प्लानिंग खुद करो, सेल्स का भी प्लानिंग करो, एक्सपेंसेस का भी प्लानिंग करो, कितना इंक्रीज होगा उसका प्लानिंग करो, मार्केट में आपका मार्केटिंग का प्लानिंग कर लो। क्योंकि अगर आप पैसे लगा रहे हो, पैसे लगाने के बाद में आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन बढ़ गया तो फिर आपको ज्यादा लोगों को सेल करना पड़ेगा। लेकिन आप बोलोगे प्रोडक्शन तो बढ़ा, कस्टमर नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपको कस्टमर बढ़ाने का अरेंजमेंट और उससे रिलेटेड कॉस्ट को भी बजटिंग में लेना पड़ेगा। आपको एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट बजटिंग में लेना पड़ेगा, आप कमीशन देते होगे उसका बजटिंग में लेना पड़ेगा। हर इनकमिंग और आउटगोइंग को बजटिंग में लेने के बाद में आप कितना सेव कर रहे हो, सेव करने के बाद में आप बिजनेस को प्रॉफिटेबल मोड में ज्यादा ग्रो करा पा रहे हो कि नहीं करा पा रहे हो, इसका 100% बजटिंग करिए। इसके बाद ये 5 स्टेप अगर आप कर लेते हो, आप बहुत अच्छे से एश्योर्ड हो जाओगे कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो, सही लोन ले रहे हो कि नहीं। सोर्स ऑफ फंडिंग आप चेक करो। ये चेक करने का मतलब केवल किताबों में चेक करने मैंने नहीं बोला। हो सकता है 10 ऑप्शन आपके पास निकले होंगे, लेकिन 10 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। आप 10 ऑप्शन में जाकर पता करो कि सर मुझे यहाँ पे इस तरीके का लोन मिल सकता है क्या। ये 5 स्टेप आपने चेक कर लिया। सोर्स ऑफ फंडिंग के अलावा बाकी सब चीज रेडी कर लो, बजटिंग रेडी कर लो। उसके बाद में आप जाकर पता कर लो कि सर मुझे ये वाला लोन मिल सकता है क्या। अगर वो बोलता है हाँ, ऐसे कितने लोग हाँ बोले, अगर 10 ऑप्शन है 4 लोग हाँ बोले तो वो 4 ही आपका ऑप्शन है, ऐसा समझो। उस चारों को आपको एनालाइज करना है और सामने वाले भी आपसे एश्योर्ड रहेगा। अगर आप प्लानिंग खुद से करके जाते हो, सामने वाले को क्लियर व्यू पिक्चर देते हो, लोन देने वाला आपको तुरंत लोन देने के लिए प्रोत्साहित हो जाएगा। तो ये 5 पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के मैं काम आ सकूं, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।